नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आदित्य स्वागत करता हूं आपका कंपटीशन कम्युनिटी पे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक, अभी हम पढ़ रहे हैं आपका आधुनिक भारत। आज का हमारा ये जो पहला चैप्टर है, ये आधुनिक भारत का पहला चैप्टर है। इससे पहले तक हम मध्यकाल भारत तक पढ़ चुके थे, तो वहीं से हम चालू करते हैं। ठीक है, औरंगजेब, ध्यान रखिएगा, मुगल काल का अंतिम प्रमुख शासक था। अर्थात औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए हैं उत्तर मुगल काल में, वे सब के सब लगभग अयोग्य थे। ध्यान रखिएगा, किसी तरीके से अपना उन्होंने गुजारा किया है। ठीक है, लेकिन एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था को स्थापित करने में उन्होंने असफलता प्राप्त की। तो ध्यान रखिएगा, धीरे से औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हैं, ठीक है, अर्थात मुगल काल का वहां से डिग्रेडेशन चालू हो गया। ठीक, अर्थात पतन चालू हो गया। इसी क्रम में, इसी समय में, ध्यान रखिएगा, हम पढ़ चुके हैं अकबर के समय आपके बहुत सारे विदेशी आपके अंग्रेज आए, जहांगीर के समय भी आए। ठीक है, तो ये जो शासन काल था, तो इस समय आपके भारत में यूरोपीय का आगमन प्रारंभ हो चुका था। ठीक, ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में व्यापार मार्ग जो है, ठीक, आपको बता रहा हूं मैं कि स्थल मार्ग से हजारों साल पहले से चल रहा था, समझे। परंतु आपके जो तुर्की वाला क्षेत्र है, अर्थात ठीक, आपका जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, ये जो मध्य एशिया के क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में, ठीक है, कुस्तुनतिया अर्थात ओटोमन साम्राज्य का शासन हो गया, अर्थात तुर्की साम्राज्य का, जिससे यूरोप से भारत की ओर जो व्यापार है वो अवरुद्ध हो गया, समझे। ठीक, और इनसे कोई उस समय पंगा लेना नहीं चाह रहे थे, मतलब कोई इससे नहीं चाहते थे कि बैर ले या युद्ध करें और अपने मार्ग को प्राप्त कर लें, ऐसा कुछ नहीं चाह रहे थे। इसलिए स्थल मार्ग के अवरुद्ध होने के कारण, ध्यान रखिएगा, जल मार्ग का खोज प्रारंभ हुआ। ठीक है, आवश्यकता क्यों थी जल मार्ग? क्योंकि स्थल मार्ग अवरुद्ध हो चुका था। अब जल मार्ग की खोज किया। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि अमेरिका को खोज हुआ। अमेरिका, अरे भाई, अमेरिका पहले से है, भारत पहले से है। ठीक, कोलंबस जो है जाके स्थली मार्ग के बजाय जल मार्ग का खोज किया। आप ऐसा बोलिए कि ठीक है, इंग्लैंड से ये अमेरिका पहुंचे, अर्थात इन्होंने क्या किया था? जल मार्ग का खोज किया। और उसी प्रकार ध्यान रखिएगा, 1492 में, ठीक है, पुर्तगाल का यात्री, ठीक, इस मार्ग से उन्होंने क्या किया? भारत को खोजा था। और यहां पर ये पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक, किस मार्ग से आया था? तो अफ्रीका का जो सबसे आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक, अर्थात सबसे दक्षिणतम बिंदु, वो है केप ऑफ गुड होप। ध्यान रखिएगा, केप ऑफ गुड होप, इसको हिंदी में आशा अंतरद्वीप के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? आशा अंतरद्वीप। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, इसी मार्ग से वास्को डी गामा जो है भारत पहुंचे और इनका पथ प्रदर्शन किया था। ठीक है, गुजराती यात्री थे, ध्यान रखिएगा, ठीक, गुजराती यात्री, ठीक है, उन्होंने इसका पथ प्रदर्शन किया था। उस गुजराती व्यापारी या उस गुजराती यात्री का नाम क्या था? अब्दुल मजीद। कहीं पर ये अब्दुल मलिक मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब्दुल मजीद या अब्दुल मलिक के सहयोग से, ठीक, वास्को डी गामा जो है कहां पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, यहाँ पर। और यहाँ पर वहां के तत्कालीन शासक राजा जबूरुद्दीन ने उनका स्वागत किया। वास्को डी गामा अपने साथ बहुत सारे मसाले लेके यहाँ से चला गया। ठीक है, और उन मसालों को जब वो यूरोपीय बाजार में बेचा, तो कुल मिलाकर उसको यहाँ से 60 गुना लाभ हुआ। कितना गुना? 60 गुना। अर्थात समझिए, कुल यात्रा व्यय में अगर 1000 रुपए खर्च हुआ है, तो उसको 60,000 रुपए कमाई हुआ है। ठीक है, तो इतने बड़े आपके लाभ को देख के जो अन्य व्यापारी हैं वो भी प्रेरित हुए, ध्यान रखिएगा, भारत से व्यापार करने के लिए। उसके बाद फिर निकल पड़े। अगला निकला, ठीक है, हाउटमैन, ध्यान रखिएगा। अगला निकलता है, ठीक, सॉरी, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ठीक, पहला तो हो गया हमारा कौन? पहला हो गया हमारे वास्को डी गामा महोदय, ये निकल गए। ठीक है, दूसरा निकले पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ये भी भारत आए। ठीक है, भारत में आए, अपना व्यापार के बाद फिर अपने स्थान चले गए। अब ध्यान रखिएगा, फिर दूसरी बार 2 साल बाद इसके, ये हो गया आपका 1498। ठीक है, आपका फिर 1500, फिर 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। कहाँ आता है? पुनः भारत आता है। और वहां पर क्या करता है? पहली कोठी की स्थापना कर लेता है कालीकट में। क्लियर है? चलिए, ये हो गया यहां तक। अर्थात इस तरफ आप देखेंगे तो वास्को डी गामा के बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, फिर वास्को डी गामा, 2-2 साल के अंतराल पे आते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, अब तो यहाँ पर स्थापित हो चुका है, समझ में आ चुका है कि भारत से व्यापार करना एक लाभप्रद कार्य है या फायदा का सौदा है। अब यहाँ पर क्या होता है? ठीक है, एक कंपनी का गठन होता है जिसको स्टातो डी इंडिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टातो डी इंडिया। अभी तक ये पर्सनल थे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आते हैं महोदय गवर्नर के रूप में। ठीक, पुर्तगाली सरकार के गवर्नर, ध्यान रखिएगा, गवर्नर के रूप में।
पुर्तगाली गवर्नर। 1505 में पहला आता है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, ये पहला पुर्तगाली गवर्नर है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये क्या है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है। ये भारत में आते आते क्या करता है, ब्लू वाटर पॉलिसी चालू करता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्लियर है, ठीक है, अर्थात शांत जल की नीति। इसका मतलब है कि ये जो आपका अरब सागर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, ठीक है, बिना इनके परमिट के कोई दूसरे देश का जहाज नहीं आएगा, ठीक है, व्यापारिक मार्ग का वो उपयोग करे, लेकिन उसके लिए टैक्स दे। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये था शांत जल की नीति, किसके माध्यम से, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के माध्यम से। अब अल्मेडा के बाद आए हमारे अल्बुकर्क केकड़ा साहब। ठीक है, अल्बुकर्क मतलब ये केकड़ा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे कार्य करते हैं। पहला कार्य यही करते हैं कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त कर देते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है, दूसरा कार्य ये करते हैं कि ये जो है यूसुफ आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह, नाम तो सुना ही होगा, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लेते हैं। ठीक है, अर्थात गोवा पे आधिपत्य किसका था, यूसुफ आदिल शाह का था। तो उस यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन के अपने कब्जे में ले लेता है कौन, अल्बुकर्क। इसलिए अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शासन का या पुर्तगाली सत्ता का क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। क्लियर है। अब अगला समझ लीजिए, अगला पॉइंट यहां पर यह आएगा कि कृष्ण देव राय, जिनका नाम तो आप सुने होंगे इतिहास में, कृष्ण देव राय। ठीक है, कृष्ण देव राय से अल्बुकर्क को एक क्षेत्र प्राप्त होता है, भटकल। कौन सा भाई, भटकते भटकते कहां पहुंच गए, ये भटकल, और उस क्षेत्र पे ये किले का निर्माण करवा देते हैं। अर्थात ये भी इतिहास में इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा कि भटकल के दुर्ग का निर्माण किसने किया, तो भटकल के दुर्ग का निर्माण अल्बुकर्क ने किया। ठीक है, वो जमीन कहां से मिला, वो क्षेत्र कहां से मिला, तो कृष्ण देव राय ने दिया। क्लियर है। तो इस प्रकार अल्बुकर्क का ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था, और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था उसका भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करना। ध्यान रखिएगा, कहाँ की स्त्रियां, भारतीय स्त्रियां, भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करना। एक्चुअल में क्या था, अब ये यहाँ पर रहना है भाई, ये व्यापार करना है, ठीक है, यहीं पर कमाना है, ऐसा नहीं कि फिर से चले गए फिर वापस आए। मतलब ये एक व्यापारी थे कंपनी का, ठीक, स्थायी रूप से कुछ लोग यहाँ रहते थे और आपके जहाज के माध्यम से वस्तुओं का आयात निर्यात करते रहते थे कंटिन्यूअसली। तो ध्यान रखिए, जो स्थायी रूप से यहाँ रहना था जिनको, वो क्या चाहेंगे कि ठीक है विवाह इत्यादि चीजें यही हो जाए, सबसे अच्छा तरीका है। तो इसलिए अल्बुकर्क ने भारत में, मतलब पुर्तगालियों को भारत में विवाह करने की अनुमति दी थी। ठीक, तो ये सारे आपके फैक्ट मिल गए यहाँ पर। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट में नीनो डी कुन्हा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नीनो डी कुन्हा का क्या है। ज्यादा कुछ नहीं था। नीनो डी कुन्हा ने क्या हुआ, ये जो गोवा है, इसी गोवा को इसने क्या बना दिया भाई, राजधानी बनाया। क्या बनाया, कैपिटल। ठीक है, नीनो डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य का राजधानी बना दिया, और कुछ और क्षेत्र थे जिनको इन्होंने ठीक विजिट किया था। तो इस प्रकार बस इतना आप याद रखिएगा, पुर्तगालियों में इतना आपका पर्याप्त है। ठीक है, क्या कि भाई जो पुर्तगाली थे, ठीक, सबसे पहले कौन आया, 1498 में वास्को डी गामा। ठीक, 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, फिर 1502 में वास्को डी गामा पुनः दूसरी बार, ठीक है, कालीकट में बंदरगाह का निर्माण कर लेता है। ठीक, कंपनी का नाम स्टातो दी इंडिया। क्लियर है, स्टातो दी इंडिया। ठीक है, 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम गवर्नर के रूप में आया भारत। ठीक, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया, और इसी ब्लू वाटर पॉलिसी को कोलैप्स किया, ठीक है, अल्बुकर्क, जो कि द्वितीय आपका गवर्नर था। ठीक है, इसने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है भारत में। अब उनको पैसा देने की जरूरत नहीं, किसी व्यापारिक या कहना चाहिए किराए का क्षेत्र की जरूरत नहीं है, इनका अपना क्षेत्र हो गया। ठीक है, कृष्ण देव राय से भटकल का स्थान प्राप्त हुआ, और भटकल में इन्होंने भटकल का दुर्ग का निर्माण किया, और भारतीय स्त्रियों से विवाह करने का इन्होंने अनुमति दे दिया। उसके बाद है नीनो डी कुन्हा। इन्होंने क्या किया, गोवा को राजधानी बना दिया। ये हो गया हमारे पुर्तगालियों का जो कॉमन रूप से क्या था, यात्रा किए थे। ठीक है, कौन कौन आए थे, किस क्रम में आए थे, आप देख चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों के भारत में आने से क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इन्होंने यहाँ पर कार्जट प्रणाली, ठीक, कार्ज प्रणाली भी कहते हैं, इसका प्रारंभ किया। वही ठीक है कि समुद्र में आपको किसी व्यक्ति को यात्रा करना है, ठीक, चाहे व्यापार करना है, तो टैक्स दे के करना है। क्या करके करना है, टैक्स। और वो किसको देना है, आपको पुर्तगालियों को। ध्यान रखिएगा, एक बार अकबर को भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अकबर को भी क्या देना पड़ा था, टैक्स देना पड़ा था। ठीक, इस चीज को, इस फैक्ट को याद रखिएगा कि अकबर भी नहीं बच पाया था, अकबर। चलिए
ठीक, तत्कालिक समय इसी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अकबर को भी क्या करना पड़ा था, टैक्स देना पड़ा था। चलिए फसल के बारे में ध्यान रखिएगा, फसल क्या है भाई, ठीक, हम लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक, टमाटर लेते हैं अभी, टमाटर, ठीक, सब्जियों का राजा हम समझियो आलू, ये जो दोनों चीजों का देन है, ये कहाँ की देन है, ये पुर्तगालियों की देन है। भारत में इन्होंने टमाटर, आलू, ये दो अच्छी चीजें लाए, साथ ही साथ एक और चीज ले आए, क्या, तंबाकू, क्या ले आए भाई, तंबाकू, और इसी से पूरे गुटखे का जन्म हुआ, पूरे सिगरेट, बीड़ी, ठीक, सिगार, सब का जन्म हुआ, ध्यान रखिएगा, तंबाकू। तो ये तीन प्रमुख चीजों की खेती भारत में किसके सहयोग से प्रारंभ हुई, पुर्तगालियों के। क्लियर है। अब आ जाइए गौथिक कला का निर्माण, भारत में इनके आने से गौथिक कला का निर्माण चालू हुआ। ध्यान रखिए, जिस प्रकार उस समय ग्रीस में, इजिप्ट में एक विशेष प्रकार की कला चलती थी, उसी के पैरेलल में इन्होंने गौथिक कला का निर्माण किया, जो कुछ इस प्रकार से किसी भी आकृति को बनाया जाता था। ध्यान रखिएगा, तत्कालिक समय में भारत में अगर आप अभी भी जाएंगे, जो भी आपके पुर्तगाली क्षेत्र है, तो वहां पर आप देखेंगे, वहां के जो भवन है, वहां के जो चर्च है, कुछ इस प्रकार के, ठीक है, पैटर्न में बने हुए, इसी को गौथिक कला कहा गया है। समझिएगा, स्थापत्य से इसका संबंध है, ठीक है, किस प्रकार से मूर्ति बनाना है, किस प्रकार से महल बनाना है, ठीक, उससे संबंध है इसका। अगला है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत किसके सहायता से हुई, तो यूरोपीय अर्थात पुर्तगालियों की सहायता से हुई। प्रिंटिंग प्रेस, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसकी सहायता से हुई या किनके द्वारा हुआ, तो वो हुआ था पुर्तगालियों के द्वारा। तो इस प्रकार पुर्तगालियों के हमने प्रमुख फैक्ट देख लिए। अब पुर्तगालियों के बाद भारत में आने वाला अगला कंपनी था या अगला देश थे, तो वो था डच। डच कौन, ठीक है, हॉलैंड वाले। हॉलैंड मतलब वर्तमान में नीदरलैंड, पहले इस चीज को समझ लीजिए। डच कंपनी का मतलब हो गया, पहले हॉलैंड समझ लीजिए, हॉलैंड, ठीक है, बाद में फिर कंपनी का नाम बदल के नीदरलैंड, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, ठीक। तो हॉलैंड निवासी, ठीक है, वो भारत में आए व्यापार करने के लिए। सबसे पहले आया था कार्नेलियस डी हाउटमैन, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आने वाला, ठीक, डच यात्री था कार्नेलियस डी हाउटमैन। क्लियर है, ठीक। अब एक एक करके ध्यान रखिएगा, इन्होंने, इनकी जो कंपनी बनी थी, सबसे पहले कंपनी 1602 में, ठीक, वीओसी बनी थी, ध्यान रखिएगा, वीओसी, वारिंगदे आस्ते इंडिसे कंपनी। क्लियर है, वीओसी, ठीक है, वारिंगदे के नाम से रहेगा इनका, ध्यान रखिएगा। ये 1602 में ये कंपनी की स्थापना हुई, भारत में ये पहुंच के व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जैसे ही इनका व्यापार अच्छे से चलता है, ध्यान रखिएगा, ये कई और अन्य कंपनियों के साथ सम्मिलित होकर, यूनाइटेड होकर एक अलग कंपनी का निर्माण करते हैं, और उसको कहा गया है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड शब्द आ गया तो वो डायरेक्ट डच में आएगा, ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी आप मत समझ के इंग्लैंड ब्रिटेन को मत क्लिक कर दीजिएगा या टिक मत लगाइएगा। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी कौन, तो हॉलैंड। चलिए अब ध्यान रखिएगा, ये भारत में आए तो गए, लेकिन कहां कहां पर इन्होंने कारखाने की स्थापना की। 1602 में आया, 1605 सबसे पहला कारखाना, ठीक, मछलीपट्टनम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पुलिकट, सूरत, ठीक, विमलीपट्टनम और चिंसुरा इत्यादि जगहों पे किया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, इसका मुख्यालय कौन था, मछलीपट्टनम था, ठीक, यानी मछलीपट्टनम सेम है, ठीक। 1602 में इनका जो मुख्यालय था मछलीपट्टनम था, बाद में नेगापट्टनम इनका मुख्यालय बन गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा ना, मछलीपट्टनम के बाद नेगापट्टनम। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देख रहे होंगे, ये जब क्षेत्र मछलीपट्टनम, ये मद्रास में, पुलिकट भी लगभग मद्रास के जस्ट ऊपर आंध्र प्रदेश, सूरत जो था ये केवल एक आपका पश्चिमी तट में था, और आपका चिंसुरा बंगाल में, और आपका विमलीपट्टनम में। अधिकतर इनकी फैक्ट्रियां जो थी समुद्र पूर्वी तट पे थी, भारत का जो पूर्वी तट है ये, ठीक, ये मान लीजिए भारत है, इनका अधिकतर फैक्ट्री जो है इस प्रकार के पूर्वी तट में था। ठीक, तो आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, समझिए आपको कि ये जो डच थे, ठीक, डच का प्रमुख रूप से व्यापार इंडोनेशिया के साथ था, इंडोनेशिया, ठीक, अर्थात जो जावा, सुमात्रा इत्यादि क्षेत्र से इनका प्रमुख रूप से व्यापार था। ठीक है, तो सबसे नजदीक कौन पड़ेगा, आपका पूर्वी तट पड़ेगा, ठीक है, पश्चिमी तट बहुत दूर हो जाएगा। तो सबसे अधिक इन्होंने प्रमुख रूप से कंसंट्रेशन किया, ध्यान दिया पूर्वी तट पे, ठीक है, ताकि आने जाने में दिक्कत न हो। आगे जाएंगे इसी मार्ग में, यहाँ पर आपका क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप, उसके बाद आपका इंडोनेशिया मिलेगा कुछ आगे जाएंगे तो। ठीक, तो इन्होंने प्राथमिक रूप से भारत के पूर्वी तट पे, ठीक, कारखाने बनाना और व्यापार करने को प्रेरित किया, ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान रखिएगा कि इनका अंतिम जो है, इनका विदाई जो है कहां से होता है, विदाई बेदरा से होता है। कहां से होता है, बेदरा से। ठीक है,
अंग्रेजों के साथ इनका अंतिम युद्ध होता है 1759 में। इस चीज को याद रखिएगा, 1759 में बेदरक युद्ध में अंग्रेज इनको पराजित कर देते हैं और डच जो है यहाँ से चले आते हैं। तो कितना हुआ, 1605 से लेकर 1759, यही इनका एक काल रहा है। अब डच चले गए तो डच, देखिए डच के कंपनी का आगमन, अगला कंपनी का आगमन होता है डच के बाद आपका अंग्रेज, ब्रिटिश कंपनी। किसका, ब्रिटिश कंपनी। फिर से मैं बता दूं, 1699 में इंग्लैंड में कुछ व्यापारी लोग जो है मिल के कंपनी का निर्माण किए थे। कब, 1599 में, सॉरी, ठीक है, जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक है, क्या नाम था, मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक है, जो कि व्यापार करते थे अन्य देशों के साथ। अब इसी कंपनी ने, ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम मैं आपको बता दूं, पूरा नाम आएगा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। ठीक है, ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम। इसी को शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान रखिएगा, इसी को शॉर्टकट में हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और इसका मदर कंपनी कौन है, तो मर्चेंट एडवेंचर्स। ध्यान रखिएगा, मर्चेंट एडवेंचर्स। इन्होंने क्या किया, ठीक है, 1600 में एलिजाबेथ प्रथम से भारत अर्थात पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का आज्ञा पत्र ले लिया। समझिएगा, एलिजाबेथ प्रथम से एक रॉयल चार्टर इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, राजसी पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, और या कहें राजाज्ञा प्राप्त हुआ, जिसमें, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 साल के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अनुमति दिया। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे में, ठीक है, आपके जो प्रिंस चार्ल्स प्रथम है, ठीक है, चार्ल्स ने क्या किया, इस अनुमति को आपके लंबे समय तक के लिए रिन्यूअल कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार, ठीक है, कितने, आपसे ये पूछा जाता है कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने का कितने वर्ष का अधिकार था, तो वो 15 वर्ष का अधिकार था। किसने दिया था, तो एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। ठीक है, उसके बाद चार्ल्स का नंबर आ गया। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स ने इसको लंबे समय तक के लिए रिन्यूअल कर लिया था। अब समझिए, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत आ गए, एक एक करके आते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे 1608 में कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन आते हैं, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, जहांगीर के दरबार में आते हैं हेक्टर नामक जहाज से। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है, किस जहाज से आए, हेक्टर नामक आपका एमजी हेक्टर, समझिए, एमजी हेक्टर है ना। ठीक, तो उसी हेक्टर नामक जहाज से कहाँ आए, भारत आए। किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। ठीक, वास्तव में आ रहे थे अकबर के दरबार में, लेकिन इनके आने तक, ठीक है, अकबर चले गए और जहांगीर आ गए। समझिए, समझे। उसके ध्यान रखिएगा, हाकिंस को भारत में पूर्वी तट में इन्होंने समुद्र, आपके सूरत में, ठीक है, व्यापारी कोठे अर्थात फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। परंतु वहां के जो स्थानीय व्यापारी थे, उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया। इस कारण ये प्रोजेक्ट यहाँ पर रुक गया, लेकिन अनुमति ये प्राप्त कर चुके थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है 1611 में कैप्टन मिडिल्टन आते हैं। कौन आते हैं, कैप्टन मिडिल्टन। ये जो है, ठीक है, आपको व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, प्राप्त कर लेते हैं। अब यहां से व्यापार प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगला बार आते हैं सर टॉमस रो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहांगीर के दरबार में। अब इनको क्या प्राप्त होता है, तो इनको प्राप्त होता है पूर्णतः, ध्यान रखिएगा, ठीक, पूर्ण क्षेत्र से, यानी भारत के जितने क्षेत्र में कौन है, ब्रिटिश थे, और उन सभी क्षेत्रों में व्यापार करने का अधिकार इनको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये 3 चीजें हो गई। तो ध्यान रखिएगा, 1608 में कैप्टन हॉकिंस, 1611 में कैप्टन मिडिल्टन, 1615 में सर टॉमस रो। क्लियर है। अब यहां समझ लीजिए, ठीक है, ये जो विदेशी यात्री भारत में आ गए, ठीक, इनके आने का परिणाम क्या हुआ कि, देखिए, एक कंपनी दूसरे कंपनी से टकराव हो रही है। पहले ये जो थे, ये व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन बाद में ये लोग राजनीतिक रंग में रंगने लगे, अर्थात क्षेत्र का अधिग्रहण करने लगे। अब इसी क्रम में आपको मैं बता दूं कि 1613 में सूरत में फैक्ट्री की स्थापना हुई। ठीक है, एक्चुअली में 11 में, ध्यान रखिए, मिडिल्टन को प्राप्त हो गई अनुमति। ठीक, इसलिए 13 में हुआ। अगर इनको प्राप्त इनको भी हुआ था, लेकिन क्षेत्रीय जो स्थानीय व्यापारी है, उनका बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था, इसलिए, ठीक है, सूरत पे फैक्ट्री नहीं बन पाया था। कब बनता है, जब 1611 में कैप्टन मिडिल्टन को यह अनुमति पुनः प्राप्त होती है। ठीक है, 1613 में क्या हुआ, सूरत में फैक्ट्री खुला। बाद में पूर्वी तट में पहला खुलता है, अर्थात दक्षिण भारत में, ठीक, मसूलीपट्टनम में। तो ये भी पूछा जाता है कि अंग्रेजों का दूसरा फैक्ट्री कहाँ, तो मसूलीपट्टनम में, या दक्षिण भारत में पहला फैक्ट्री कहाँ खुला, तो मसूलीपट्टनम में। क्लियर है। अब आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक घटना होती है, ब्रिटिश राजकुमार जो है, ठीक है, इनका विवाह कहाँ हो जाता है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हो गया। ठीक, तो क्या हो गया भाई, बारात में तो हमको नहीं जाना था। ठीक, चलिए, कैथरीन से विवाह हो गया। एक्चुअली क्या हुआ, बॉम्बे उस समय क्या हुआ करता था,
बॉम्बे, एक्चुअली में ये बॉम्बे उसमें द्वीप समूह था। ये जो बॉम्बे द्वीप समूह है दहेज में प्राप्त हो जाता है चार्ल्स को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दहेज में प्राप्त होता है, किसमें, दहेज में, ठीक है, प्रिंस को प्राप्त होता है। और प्रिंस महोदय क्या करते हैं, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड प्रति वर्ष, ठीक, प्रति वर्ष किराए पे दे देते हैं, ध्यान रखिएगा 10 वर्ष। इस प्रकार बॉम्बे पे किसका अधिकार हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। अब आइए आगे, 1699 में जाब चरनाक महोदय, ये जो है अजीम उस शान से, ध्यान रखिए उस समय बंगाल के नवाब थे अजीम उस शान, अजीम उस शान, अजीम उस शान, ध्यान रखिएगा, अजीम उस शान, ध्यान रखिएगा उस समय बंगाल के क्या थे, नवाब थे, अभी हमने चर्चा किया, ठीक। इसी बंगाल के नवाब से जाब चरनाक को 3 गांव मिला, कौन कौन सा, ठीक, सुतनाती, ध्यान रखिएगा सुतनाती, ठीक है, दूसरा गोविंदपुर, गोविंदपुर एग्जाम में पूछा जाता है, और तीसरा कालीकाता, कालीकाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन तीनों क्षेत्रों को मिला के इन्होंने क्या किया, ठीक है, जो कलकत्ता शहर है इसकी स्थापना किया, कलकत्ता शहर का स्थापना किया। तो अब ये नाम आ जाएगा जाब चरनाक, ध्यान रखिएगा इसको, क्या, जाब चरनाक। अब आ जाइए, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे अर्थात मद्रास चले जाते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, इसी में सॉरी बंबई में, ध्यान रखिएगा, फोर्ट विलियम्स पहुंचे, ठीक, यहाँ पर जो ये बंगाल में है, कलकत्ता में क्या किया इन्होंने, ठीक, जाब चरनाक किलेबंदी प्रारंभ कर दिया। और वो जो किला है वो किस नाम से जाना गया, फोर्ट विलियम्स के नाम से जाना गया, किसके नाम से, फोर्ट विलियम्स, किला का नाम है फोर्ट विलियम्स, समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया चार्ल्स आयर को, किसको, चार्ल्स आयर को। ये भी पूछा जाता है कि बंगाल पे जो फोर्ट विलियम्स था, ठीक है, किला, उस किला का जो प्रथम प्रेसिडेंट था वो कौन था, तो चार्ल्स आयर था। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं, ठीक है, फर्रुखसियर के बारे में। फर्रुखसियर से ध्यान रखिए, जिस समय फर्रुखसियर उत्तर मुगल काल में ये शासक था, तो हैमिल्टन पहुंचे थे इनके दरबार में, और हैमिल्टन ने इसके एक बीमारी को ठीक कर दिया था। क्या किया था, बीमारी को ठीक कर दिया, जिसके एवज में अंग्रेजों को, ध्यान रखिएगा, 3000 रुपए, ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में 3000 रुपए के बदले में, ठीक है, आपके बंगाल के आसपास से या बंगाल के पूरे क्षेत्र से व्यापार करने का अनुमति मिल गया। और साथ ही साथ एक और अनुमति मिला कि जो भी सिक्के मुंबई में अंग्रेजों द्वारा छापे जाते हैं, ठीक, बनाए जाते हैं, वो सिक्के जो है पूरे मुगल साम्राज्य में चलेंगे, लागू होंगे। तो ये जो है जबरदस्त तरीके से, ठीक, इस फरमान को प्राप्त करता है। और इसी को कुछ इतिहासकार ना अंग्रेजी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। इसी चीज को, मैग्ना कार्टा का मतलब हो गया महान अधिकार पत्र, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3000 रुपए के बदले में आपको व्यापार करने की अनुमति मिल गया, और जो अंग्रेजी द्वारा सिक्के जो जारी हो रहे थे, और उसको पूरा ब्रिटिश, मतलब पूरे मुगल क्षेत्र में, जितना बड़ा एरिया मुगल का है वो सभी क्षेत्र में वो चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये चीजें हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, डेनिस का आगमन, ध्यान रखिएगा, अगला जो है डेनिस, डेनिस का मतलब क्या हो गया भाई, डेनमार्क, ध्यान रखिएगा, डेनमार्क, डेनमार्क अंग्रेजों के बाद अगला कंपनी है डेनमार्क। 1616 में ये भारत में आए, ज्यादा कुछ नहीं है इनका, ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने 2 प्रमुख क्षेत्र ट्रांकोबार और सेरामपुर में इन्होंने अपना कोठी की स्थापना किया, ठीक है। किसका स्थापना किया, कोठी। क्रम भी पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपका कौन हो गए, सबसे पहले आपके आ गए, ठीक, यहाँ बना देता हूं क्रम, ठीक, पुर्तगाली, पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद अगला डच, डच के बाद अगला इंग्लिश, यानी इंग्लैंड के लोग, इंग्लिश के बाद, इंग्लैंड के बाद आपका ये, ठीक है, डेनिस, और डेनिस के बाद फ्रांस, फ्रांस, ध्यान रखिए, फ्रांसीसी कंपनी। ये इस प्रकार से इस क्रम में आए थे। तो डेनिस आए थे, ट्रांकोबार सेरामपुर में इन्होंने अधिपत्य स्थापित किया, लेकिन इनका ठीक से चला नहीं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया, 1445 में सारी फैक्ट्रियां किसको बेच दी, अंग्रेज को बेच दी, और यहां से इनका, ठीक है, चले गए। वास्तव में डेनिस भारत में ही नहीं, इनका व्यापार पूर्वी देशों के साथ था, ठीक है, अर्थात आपका कंबोडिया, आपका इंडोनेशिया इत्यादि, और उधर इन्होंने फोकस करना चालू कर दिया। भारत में बहुत ज्यादा कंपटीशन था, ठीक है, इसलिए इस कंपटीशन को छोड़ के ये कहाँ चले गए, सारी फैक्ट्रियां बेच के चले गए, ठीक है, आपके पूर्वी देशों के साथ। अब हमारा अगला अर्थात लास्ट कंपनी आता है, ठीक, इस पूरे व्यापार में ध्यान रखिएगा, सबसे अंतिम कंपनी आता है फ्रांस का। और ये जो कंपनी था, ठीक, ये लुई 14वें के जो मंत्री हैं कोलबार्ट, उनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, लुई, ठीक, लुई 14वां, ठीक है, इनका एक मंत्री था कोलबार्ट, ठीक, इन्हीं के प्रयास से ध्यान रखिएगा क्या बना था,
ये कंपनी बना था, ठीक है। कंपनी का नाम था कंपनी फ्रांसिस डेस इंडिस ओरिएंटल्स। ध्यान रखिए, इस नाम से फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण हुआ था। भारत में इनका व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया, ठीक कब? 1664 में, ठीक है। सामान्य रूप से भारतीय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं इसको हिंदी में। चलिए, अब ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप याद कर लिए। अब समझिए इसको कि 1668 में इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां बनाया? सूरत में। किसके द्वारा? फ्रैंक कैरो के द्वारा, ठीक। 1600, ध्यान रखिएगा, फ्रैंक कैरो के द्वारा इन्होंने के माध्यम से पहला फैक्ट्री बनाया गया, ठीक है। एक्चुअली में ये फ्रैंक कैरो होने के बाद ध्यान रखिएगा, अगला हम देखते हैं फ्रैंक मार्टिन। अगला जो बंदा है फ्रैंक मार्टिन, ये क्या करता है? पांडिचेरी शहर की नींव डालता है। किसका? पांडिचेरी। और इसको फ्रैंक मार्टिन को कहां से प्राप्त होता है? ये जो क्षेत्र है शेरखा लोधी का क्षेत्र है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शेरखा लोधी से एक क्षेत्र प्राप्त होता है, उस क्षेत्र को पांडिचेरी के नाम से जानते हैं। और इसी पांडिचेरी में एक किले का निर्माण होता है और उस किले का नाम है फोर्ट लुइस। ध्यान रखिए, क्या नाम है? फोर्ट लुइस। क्लियर है? चलिए, अब देख लेते हैं हमारा बंगाल का नवाब। बंगाल के नवाब थे उस समय शाइस्ता खां। तो बंगाल के नवाब शाइस्ता खां से चंद्रगिरी का को जो था उसको किराए पे इनको मिल गया और उस चंद्रगिरी पे चंद्रनगर पे इन्होंने फोर्ट ओरियंस की स्थापना किया। किसका? फोर्ट ओरियंस का स्थापना किया। किसने? ठीक है, तो फ्रांसीसियों ने। अब ध्यान रखिएगा, एक और सबसे खतरनाक महोदय पहुंचे, डुप्ले। डुप्ले के समय, जिस समय, ध्यान रखिएगा, डुप्ले जो है यहाँ के प्रमुख थे, गवर्नर थे कहिए। तो डुप्ले ने क्या किया? ठीक, युद्ध मतलब क्षेत्रों को विजिट करना प्रारंभ कर दिया, जिससे क्या हुआ? सीधा सीधा सामना इनका अंग्रेजों से हुआ। और इस सीधे सीधे सामने में सबसे घाटा फ्रांसीसी कंपनी को पहुंचा, ठीक। अर्थात फ्रांसीसी कंपनी भी, ठीक, अब समझिए, आपके अंतिम कगार पे पहुंच गई। तो ध्यान रखिएगा, डुप्ले के समय ही पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ, ठीक है। और धीरे धीरे आगे जाते फ्रांसीसी कंपनी का भी यहाँ पर, ठीक है, पूरे तरीके से समाप्त हो गया। तो इस प्रकार भारत में, ठीक है, एक क्रम से पहले आया हमारे पुर्तगाली, दूसरे बाद आए डच, तीसरे में आए ब्रिटिश और चौथे में आए हमारे फ्रांसीसी। तो इस प्रकार ये जो चार के विदेशी कंपनी है, यूरोपीय कंपनी, इनका भारत में आगमन हुआ और इन प्रकार तरीके से उन्होंने, ठीक, कार्य को किया। तो ये जो है हमारा, ठीक, ये आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आप इस चीज को कर लीजिए, इसी के साथ इसका जो पैरेलल में आपको एमसीक्यूज मिलेगा उसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फिर आपको विशेष रूप से है कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसके आपको लास्ट में आपको 2 पैनल दिखेंगे, 2 पैनल के माध्यम से, पहले पैनल के माध्यम से आप इसके सेम के नेक्स्ट लेक्चर को, नीचे वाले पैनल के माध्यम से आप इसके एमसीक्यूज पे जा सकते हैं। और अगर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप क्लियरली आप कहां पर जाएंगे? प्लेलिस्ट में। तो ये सारे चैप्टर जो है आपको एक साथ एक जगह पे मिल जाएगा, ठीक। धन्यवाद। आप फिर अगले टॉपिक के लिए आप फिर से देखिएगा इसको, तब तक के लिए चलिए।